तो हम लोग मैक्सवेल के 4 इक्वेशन पे चलते हैं फिर से। तो मैक्सवेल का जो पहला इक्वेशन था, दैट मींस क्लोज इंटीग्रल ऑफ d डॉट ds इज इक्वल टू चार्ज q del डॉट d इज इक्वल टू रो v। सेकंड इक्वेशन e डॉट dl इज इक्वल टू 0 इन द केस ऑफ टाइम इंडिपेंडेंट के केस में e डॉट dl 0 होगा, और जो डेल क्रॉस c है ऑलवेज 0 होगा। तो थर्ड जो है डेल क्रॉस सी 0 होगा आपके उसके केस में, केवल टाइम इंडिपेंडेंट के केस में। फिर जो है थर्ड इक्वेशन आपका b डॉट डी एस इज इक्वल टू 0 एंड डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0। और फोर्थ इक्वेशन जो था एच डॉट डी एल इज इक्वल टू करंट एंड डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू करंट डेंसिटी j। ठीक, अब इस इक्वेशन में हमारा जो प्रोपोगेशन होता है ईएम वेव्स का, वो कंसेप्ट इसमें छुपा हुआ, तो उसको मैं बता रहा हूँ क्या है। फॉर द टाइम इंडिपेंडेंट, टाइम वेरिंग के केस में आप क्या था माइनस डीवी बाई डी टी। टाइम वेरिंग के केस में टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, तब इक्वेशन ये होगा। और यहाँ पे डेल क्रॉस ई की जगह आप जब इसको सॉल्व करोगे कर्ल थ्योरम से, तो डी एच बाई डी टी आएगा। उसी तरीके से यहाँ पे आ गया आपका डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे सी प्लस दी डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक, तो अब लोग दो इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 4 को मैं एक बार फिर से देखता हूँ। इक्वेशन नंबर 2 जो बोल रहा है डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू एफ म्यू डी एच बाई डी टी माइनस के, और डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे सी प्लस जे डी। तो ये बहुत इक्वेशन को देखते हैं। मान लीजिए कंडक्शन फ्री इन्वायरमेंट है, तो सिग्मा क्या होगा आपका 0 होगा। तो यहाँ से जो जे सी है डेट मीन्स सिग्मा ई प्लस जे डी जो था डेल डी बाई डेल टी। तो सिग्मा की वैल्यू 0 होगी, नो कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी 0 हो गया, कंडक्शन फ्री मीडियम है। तो यहाँ से दो इक्वेशन निकल के आए, दैट मीन्स डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस म्यू डी एच बाई डी टी एंड डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू, अगर मैं डी की वैल्यू एप्सिलॉन ई पुट कर दूं, ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा एप्सिलॉन कांस्टेंट है, तो डी बाई डी टी ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने ये देखा था, तो फाइनल कंक्लूजन ये है। तो आप क्या देख रहे हो, जब आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, जो कि हमने देखा किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड किसमें, फैराडेज लॉ में। और जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज कर रहे हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट हो रहा है। इसको और अच्छे से समझते हैं, तो डेल क्या होता है, डेल ऑपरेटर, डेल ऑपरेटर क्या होता है आप जानते हो, रेट ऑफ चेंज along the direction of change। तो रेट ऑफ चेंज तो बता ही रहा है, along the direction, डायरेक्शन इज ax, ठीक है। फिर रेट ऑफ चेंज इन द डायरेक्शन ए वाई, रेट ऑफ चेंज इन द डायरेक्शन जेड डायरेक्शन। तो आप डेल ऑपरेटर क्या होता है, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज along the direction of change। ये रेट ऑफ चेंज हो गया, जो कि डी बाई डी एक्स, डी बाई डी वाई एंड डी बाई डी जेड से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और जो ए एक्स है और ए वाई और ए जेड है, वो डायरेक्शन ऑफ चेंज है, किस डायरेक्शन में चेंज, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो, अगर मान लो मैं केवल वाई डायरेक्शन में चेंज ना लूं और जेड डायरेक्शन में चेंज ना लूं, मान लो, तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मान लीजिए डीई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस म्यू डी एच बाई डी टी, ठीक है।
तो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा इन द डायरेक्शन AX, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें जो सेकंड इक्वेशन है, दैट मींस डेल क्रॉस H इज इक्वल टू एप्सिलॉन DE बाई DT, या फिर यूं कहें केवल H डायरेक्शन में लूं मैं तो ये क्या हो जाएगा DHX डिवाइड बाई, या Y डायरेक्शन में ले लेता हूँ DHY डिवाइड बाई D ऑफ Y dy। तो आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज कर रहे हो तो आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये कुछ ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज किया मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट हुआ, मैग्नेटिक फील्ड चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड जो कि फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट हुआ, फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड फिर ये मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो यहीं से प्रोपोगेशन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कन्वर्ट टू दी मैग्नेटिक फील्ड E to H and H to E to H, E to H अगर EX डायरेक्शन में HY डायरेक्शन में और यूनिफॉर्म प्लेन वेव, और H to E of X E to H इस तरीके से E to H में कन्वर्ट होगा, H to E में कन्वर्ट होगा, इस तरीके से प्रोपोगेशन होगा। ये क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर। ठीक है। तो हमारा EMA का प्रोपोगेशन ऐसा ही होता है, और किस रेट से प्रोपोगेट होगा वो डिपेंड करता है कि आप कितनी फ्रीक्वेंसी दे रहे हो, कितना उसका म्यू है, एप्सिलॉन क्या है मीडियम का। अगर मैं बात कर लूँ, एक बस शॉर्टकट में निपटाऊंगा। मान लीजिए यूनिफॉर्म प्लेन के केस में मैं देख रहा हूँ, मान लीजिए E ऑफ X की वैल्यू जो है E नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा एक्स, नहीं बीटा जेड, और ये डायरेक्शन कंपोनेंट एक्स हो गया। मतलब E ऑफ X मतलब इसका कंपोनेंट क्या है, एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ये बताता हूँ। और ये जो बीटा जेड जो बता रहा है, ये बता रहा है जेड डायरेक्शन, और यहाँ पे निगेटिव इसका मतलब ये होता है कि प्लस जेड डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा है आपका ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसका रेट क्या है आपका ओमेगा रेट, मतलब कौन सा फ्रीक्वेंसी का है, माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी का रहेगा तो यही ओमेगा के रहेगा, गीगाहर्ट्ज के रेंज में रहेगा, ठीक है। RF फ्रीक्वेंसी रहेगा तो ये किलोहर्ट्ज के रेंज में रहेगा, ठीक है। या AF फ्रीक्वेंसी रहेगा तो हर्ट्ज के रेंज में रहेगा, ठीक है। तो ये जो बता रहा है किस रेट से आपका EM वेव का ट्रांसमिशन हो रहा है, ठीक है। मतलब उसकी सोर्स की फ्रीक्वेंसी क्या है, सोर्स की फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। फिर अच्छा, एक तो होता है रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आप सभी जानते हो कि E to H में जो कन्वर्ट होता है वो रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ईटा इज इक्वल टू E डिवाइड बाई H होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किस रेट से E to H कन्वर्ट हो रहा है और H to E कन्वर्ट हो रहा है, ये पता चलता है आपके ईटा से। ईटा इज नथिंग बट E डिवाइड बाई H, ठीक है। तो रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ईटा क्या है आपका, रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम E to H, ये रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आपका ईटा बताता है, ठीक है। जैसे एक समझिए कि मान लीजिए मेरा एक वाटर है, तो वाटर एक टैंक है, उसमें आप लोगों ने एक पत्थर फेंका, तो जो पत्थर फेंकने का जो रेट, इस रेट से जो पत्थर फेंकेगा उस हिसाब से जो है वेव्स बनेंगे, ऐसा वेव्स बनते जाएंगे, आपने किया होगा नदी या तालाब में। तो किस रेट से अगर आप पत्थर फेंकेंगे उस वाटर में, ये चीज क्या है, ओमेगा है, ये ओमेगा है, ठीक है। वेव्स कितना जल्दी बन रहा है, कितना तेजी से बन रहा है, ये ओमेगा है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये ओमेगा जितना ज्यादा होगा उतना ही लैम्डा कम होगा, वेवलेंथ कम होगा, तो वेवलेंथ कम होते जाएगा, ये फोर्थ पास हो जाएगा, तो रेट बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा ये, ठीक। तो ये फ्रीक्वेंसी बताता है। रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में आपको बता दिया E to H कन्वर्जन, H to E कन्वर्जन, ये आपका रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है।
और ये बीटा आप जानते हैं प्रोपगेशन कांस्टेंट होता है। यहां तक क्लियर है सभी को? यस सर। इसको एक एनालॉजी से हम लोग एक एनालॉजी से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक इंडक्टर है या फिर कैपेसिटर, पहले कर देता हूँ कैपेसिटर, और ये इंडक्टर, आइडियल इंडक्टर एंड आइडियल कैपेसिटर, ठीक है। ये अब इसमें क्या कर रहे हो आप, एक माइक्रोसेकंड का सिग्नल दे रहे हो, ठीक है। एक माइक्रोसेकंड का सिग्नल दे रहे हो विद सम एम्पलीट्यूड ए, ठीक है, या विद सम एम्पलीट्यूड वी एम ले, ठीक। तो इनिशियली क्या होगा, जैसे आप वोल्टेज प्रोवाइड करोगे, इनिशियली क्या होगा जस्ट, और उसके बाद माइक्रोसेकंड में देने के बाद आप क्या कर रहे हो, उसको स्विच को ऑफ कर रहे हो। ये माइक्रोसेकंड में दे रहा हूँ, या फिर मैं बोल सकता हूँ ये स्विच को माइक्रोसेकंड के लिए इनपुट दिया और फिर ऑफ कर दिया, ठीक है, फिर ये ऑफ कर दिया। तो जैसे ही आप कैपेसिटर में वोल्टेज दोगे तो क्या होगा, कैपेसिटर फुली चार्ज होगा, ठीक है। कैपेसिटर फुली चार्ज हुआ, अब कोई वोल्टेज नहीं है, अब ये चीज नहीं है, ठीक, अब ये चीज नहीं है। अब जो ये वोल्टेज जो मैक्स पूरा चार्ज हुआ, ठीक, एक्सपोनेंशियली चार्ज होगा, अब ये वोल्टेज क्या करेगा, वोल्टेज किस पे कन्वर्ट होगा, करंट पे कन्वर्ट होगा, ठीक है। क्योंकि आप पूरा वोल्टेज दे चुके हो किसमें, ये पूरा मान लीजिए पूरा वोल्टेज मैक्सिमम वोल्टेज वीएम, तो जो मैक्सिमम वोल्टेज वीएम है वो इंडक्टर के क्रॉस लगेगा, ठीक है। तो इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज लग रहा है तो क्या होगा, आपका करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो वोल्टेज इज कन्वर्टेड टू करंट, फिर क्या होगा, आपका इंडक्टर फुली चार्ज होगा। फुली चार्ज का मतलब क्या होता है, फुल मैग्नेटिक फील्ड इन दी कंडक्टर। ये आपका कंडक्टर है, इसमें पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, फुली चार्ज का मतलब। और ये फुल इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब फुल चार्ज इन दी कैपेसिटर मतलब फुल इलेक्ट्रिक फील्ड इन दी कैपेसिटर, ठीक है। तो हो क्या रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जब फुली चार्ज हो रहा है कैपेसिटर, तो जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा आ गया, उसके बाद फिर जो वोल्टेज है वो करंट में कन्वर्ट हो गया, और करंट में कन्वर्ट होने के बाद सीधे धीरे धीरे क्या होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे इंक्रीज होते जाएगा। तो जब इंडक्टर पूरा चार्ज हो जाएगा, इंडक्टर पूरा चार्ज हो जाएगा, फिर क्या होगा, ये जो करंट है वो कन्वर्ट होगा आपका वोल्टेज में, ठीक है। अब आप क्या दे रहे हो, करंट दे रहे हो इन दी कैपेसिटर, तो आप करंट दे रहे हो इन दी कैपेसिटर, तो ये क्या होगा, आपका कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज होगा। तो चार्जिंग ऑफ दी कैपेसिटर, देन जब पूरा चार्ज आएगा कैपेसिटर तो उस समय जो इंडक्टर है वो फुली डिस्चार्ज रहेगा, और जब इंडक्टर फुली चार्ज रहेगा तो आपका कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज रहेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से मान लेते हैं, ये आपका कैपेसिटर का चार्ज हो रहा है, कुछ इस तरीके से कैपेसिटर चार्ज हो रहा है एट दिस टाइम। जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो रहा है तो एट दिस टाइम जो इंडक्टर है वो डिस्चार्ज है, ये कुछ इंडक्टर क्या है, डिस्चार्ज। और जैसे ही ये कैपेसिटर, ये मान लीजिए ये वाला जो वेव बता रहा हूं मैं कैपेसिटर के लिए बता रहा हूँ, और ये वाला जो वेव है आपका इंडक्टर के लिए, ठीक है। जब कैपेसिटर फुली चार्ज हुआ एक्सपोनेंशियली, तो जो वोल्टेज मैक्सिमम हो गया, अब वो ज्यादा चार्ज हो नहीं सकता, और वो क्या होगा, डिस्चार्ज होगा, किसके थ्रू, इंडक्टर वाला जो पाथ है, इंडक्टर का कुछ रेजिस्टेंस है, तो इंडक्टर वाले पाथ से डिस्चार्ज होगा। तो ये जब डिस्चार्ज होगा कैपेसिटर, तो कैपेसिटर की जो एनर्जी है वो इंडक्टर में जाएगी, तो इंडक्टर क्या होगा, धीरे धीरे चार्ज होना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इंडक्टर का चार्ज होना मतलब ये करंट का इक्वेशन, और जो वोल्टेज कैपेसिटर का चार्ज होना मतलब वोल्टेज का इक्वेशन, ठीक है। तो आप देखिए कि ये देखिए, ये आपका वो कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, और उसी टाइम में आपका इंडक्टर क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। क्लियर हो रहा है ये चीज? और जब इंडक्टर फुली डिस्चार्ज, जब कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज हो जाएगा, तो एट दिस टाइम इंडक्टर क्या होगा, इंडक्टर की मैक्सिमम वैल्यू आई एन, और एट दिस टाइम वोल्टेज वी एम मैक्सिमम वोल्टेज। तो ये क्लियर हो रहा है, जब यहाँ पे इंडक्टर क्या है, कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज है, तो इंडक्टर क्या है, फुली इंचार्ज, फुल फुल चार्ज में। तो क्लियर हो रहा है ये चीज? यस सर। यस सर। ठीक है।
अब देखिए ये डिस्चार्ज हो रहा है, तो आपका कैपेसिटर इन निगेटिव डायरेक्शन ये चार्ज हो रहा है। तो इसी को बोलते हैं 90 डिग्री आउट ऑफ फेज। जो करंट इंडक्टर करंट है और जो कैपेसिटर करंट है वो आउट ऑफ फेज है बाय दी 90 डिग्री। लैग और लीड ये सब पढ़ा होगा। कैपेसिटर करंट जो है लीड होता है वोल्टेज, ठीक है, ये लीड में करंट, ठीक है। तो पॉइंट ये है मेरा कि जो वोल्टेज वेव है, अगर हम वेव के बारे में चर्चा करें तो वी वेव्स किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, आई वेव्स में, और आई जो वेव है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, आपका वी वेव में। और जो फिर वी वेव किस में कन्वर्ट हो रहा है, करंट, आई करंट। तो इसी तरीके से ईएम वेव का ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। इसी तरीके से क्या होता है, ईएम वेव का ट्रांसमिशन होता है। तभी आप लोगों ने इक्वेशन लिखा होगा फॉर द केस ऑफ कंडक्टर, ठीक है, करंट वोल्टेज is equal to the case of current in the case of C dV by dt और voltage is equal to minus L di by dt। दोनों का डायरेक्शन अलग है तो माइनस लिख रहे हैं। तो आप क्या देख रहे हो, इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए। जो वोल्टेज है वो आप क्या किस में कन्वर्ट हो रहा है, करंट में, और जो करंट है वो फिर से वोल्टेज में कन्वर्ट हो रहा है, और फिर से वोल्टेज किस में कन्वर्ट हो रहा है, करंट में कन्वर्ट हो रहा है। इसी तरीके से मतलब वीआई वेव्स का ट्रांसमिशन हो रहा है। तो इसी एनालॉजी को मैं ईएम वेव्स में बता रहा हूँ। तो ईएमएफ में अगर मैं इसी इक्वेशन को मीटर स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ बोथ साइड, ठीक है, तो मीटर स्क्वायर से मैं डिवाइड कर रहा हूँ बोथ साइड, तो ये देखिए मैं जो इक्वेशन लिखा था वही इक्वेशन आ जाएगा। तो अगर आप करंट को डिवाइड करोगे मीटर स्क्वायर से, दैट मींस एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, या फिर अगर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ तो ये इस तरीके से कर रहा हूँ, करंट पर मीटर स्क्वायर, कैपेसिटर पर मीटर, डीवी बाई डी डिवाइड बाई मीटर, ठीक है। तो ये इसको दोनों में डिवाइड कर दिया। तो आप सभी जानते हो कि वोल्ट पर मीटर क्या होता है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो यहां से आ गया डीई बाई डी टी। और कैपेसिटर का जो यूनिट होता है फैराडे होता है, तो फैराडे पर मीटर मैंने आपको बताया था ये एप्सिलॉन का यूनिट होता है परमिटिविटी का। और एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं देखिए डेल क्रॉस एच लिख रहा हूँ। तो डेल का जो यूनिट होता है डी बाई डी एक्स होता है, मतलब उसका जो यूनिट हो गया वन बाई एम हो गया, 1/m। और एच का जो यूनिट होता है वो a बाई एम होता है, ठीक है, एम्पियर पर मीटर। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर दिख रहा है। तो ये जो इक्वेशन आया वहीं से आया, आपने क्या किया, स्ट्रेंथ निकाल दिया, तो ये इक्वेशन आ गया आपका एप्सिलॉन डी बाई डी टी। इसी तरीके से आप इस इक्वेशन में वो मीटर स्क्वायर से जब डिवाइड करोगे तो आपका जो इक्वेशन आएगा कुछ इस तरीके से आएगा, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस म्यू डी एच बाई डी टी, ठीक है। तो ये वही एनालॉजी है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कन्वर्ट हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, और मैग्नेटिक फील्ड कन्वर्ट हो रहा है फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड में, और फिर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड में कुछ इस तरीके से कन्वर्जन हो रहा है। तो ये क्लियर है सभी को, ईएमएफ किस तरीके से ट्रांसमिशन होता है? यस सर। ठीक है, तो ये इतना समझाने का यही कारण था इतना। तो आप क्या देख रहे हो, इस मैक्सवेल के दो इक्वेशन से आपने क्या समझा, जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करोगे, जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और जब भी आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ठीक है। यही कंसेप्ट को हम लोग पूरे पूरे माइक्रोवेव में जब क्लाइस्ट्रॉन डिवाइस पढ़ेंगे तो इसी कंसेप्ट को लगाया जाए। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करेंगे, कुछ अलग तरीके से आप देखोगे, कुछ अलग तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करेंगे। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड, इन जितने रेट से आप इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करोगे, जिस रेट से आप इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करोगे उसी रेट से मेरा मैग्नेटिक फील्ड बनते जाएगा। तो इसी रेट का यूज करेंगे, और हम लोग माइक्रोवेव एम्पलीफायर पढ़ेंगे जिसमें हम लोग जो भी सिग्नल रहेगा उसको एम्पलीफाई करने की कोशिश करेंगे, कैसे एम्पलीफाई होगा, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करने का भी एक कंसेप्ट है जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन गन से करेंगे, वो मैं बताऊंगा। लेकिन यहाँ तक ये इंट्रोडक्शन क्लास था ईएमटी का जो आप लोगों को आना चाहिए था।
तो उससे मेरा पूरा कंसेप्ट ये है कि अगर आप जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल कन्वर्ट द मैग्नेटिक फील्ड इन दी ऑर्थोगोनल डायरेक्शन। अगर मैं इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखूं, इसी इक्वेशन को स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखूं, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो बता रहा है आपका d/dt, और डेल क्या बता रहा है आपका d/dx, ax, h की वैल्यू भी होगी hx, hy, hz होगी, उससे मतलब नहीं है। फिर d/dy, ay एंड d/dz। तो आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है इन दी ऑर्थोगोनल डायरेक्शन। ठीक, rate of change of electric field, rate of change of electric field will produce magnetic field in the orthogonal direction, in the orthogonal डायरेक्शन। तो ऑर्थोगोनल डायरेक्शन का कहने का मतलब ये है, ऑर्थोगोनल मतलब ऐसा वेक्टर जो क्या है एक दूसरे का परपेंडिकुलर हो, मतलब एक्स वाई जेड परपेंडिकुलर है, रो फाई जेड भी परपेंडिकुलर होगा, और आर थीटा फाई भी क्या होगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये ऑर्थोगोनल का मतलब यही है, एक्स ए वाई ए एक्स ए वाई एंड ए जेड। क्लियर है यहां तक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये मतलब सभी लोगों ने गॉस थ्योरम और एम्पियर्स लॉ और फेराडेज लॉ ये सब तो किया। मतलब इन लोग थे कि इन लोग को जब भी वो करते थे तो चेंज देखते थे, मतलब कहीं ना कहीं लाइट जल रहा है ये सब देखते थे, लेकिन जो थ्योरी है, एक्चुअल थ्योरी क्या था, वो जो है मैक्सवेल ने निकाला, जो मैथमेटिकल इक्वेशन है वो मैक्सवेल ने निकाला, तो इसलिए मैक्सवेल का नाम। ठीक है, प्रैक्टिकली वो जान रहे थे, लेकिन मैक्सवेल ने थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों प्रूफ करके दिखाया। ठीक है, तो यहाँ से मैक्सवेल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने सीख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कन्वर्ट होगा, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में जो कन्वर्जन है वो ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ई से एच में जो कन्वर्जन है वो ईटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, ईएमएफ का ट्रांसमिशन होता है। ठीक, तो यहाँ पे किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। ठीक है, अब हम लोग माइक्रोवेव सब्जेक्ट में बढ़ते हैं, और माइक्रोवेव एम्पलीफायर कैसे काम करते हैं, ऑक्सीलेटर्स कैसे काम करते हैं, इस पे चर्चा करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने जो एम्पलीफायर पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि पहले क्लास में जो माइक्रोवेव है उसमें दोनों पार्ट है, एक तो ईएमटी का ही पार्ट है जो मैंने आपको समझा दिया, और एक तो आपका पार्ट क्या है, एडीसी का पार्ट है। तो मैं एडीसी वाले पार्ट में जा रहा हूँ, क्योंकि माइक्रोवेव एम्पलीफायर पढ़ना है, तो कहीं ना कहीं जो आप एम्पलीफायर पढ़े थे वो एम्पलीफायर आप यूज नहीं कर सकते इन द केस ऑफ माइक्रोवेव। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है। इसमें मैं चर्चा करूंगा कि हाई फ्रीक्वेंसी पे जो आपका नॉर्मल एम्पलीफायर है वो काम नहीं आता। ठीक है, तो इसका जो एम्पलीफायर है इसका स्ट्रक्चर कुछ अलग रहता है, तो देखते हैं। तो माइक्रोवेव एम्पलीफायर, तो माइक्रोवेव वैक्यूम ट्यूब पढ़ना होगा। फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई है, माइक्रोवेव की गीगाहर्ट्ज रेंज की है, बहुत ज्यादा हाई पावर की जरूरत पड़ती है फॉर द एम्पलीफिकेशन एंड फॉर द ऑक्सीलेशन। हाई पावर जनरेटर्स या फिर ऑक्सीलेटर का यूज होगा। ठीक है,
या फिर हाई पावर एम्पलीफायर का यूज किया जाए। मतलब हाई पावर एम्पलीफायर कहने का मतलब ये है कि आप उस एम्पलीफायर, जो भी आप एम्पलीफायर डिजाइन करोगे, उसे बहुत हाई पावर इनपुट दोगे, मतलब बहुत हाई वोल्टेज दोगे, किलो वोल्ट के फॉर्म में दोगे। आपको याद होगा जब मैं VCC लिखता था, या जब भी आप लोगों ने एनालॉग पढ़ा होगा, तो ये 5 वोल्ट, 20 वोल्ट, इस 5 वोल्ट का ही आप लोगों ने पढ़ा होगा। 5 वोल्ट चार्जर का हो गया, 20 वोल्ट हो गया आपका उसका लैपटॉप का चार्जर का हो गया। तो ये 20 वोल्ट VCC देखा होगा, मतलब ज्यादा वोल्टेज हम लोग नहीं देते इलेक्ट्रॉनिक्स में। लेकिन अगर आप बात करें माइक्रोवेव का, तो माइक्रोवेव में आप जो पावर दोगे, आप जो इनपुट दोगे, वो किलो वोल्ट के फॉर्म में दोगे। तो ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। और ये जो पावर है वो कंटिन्यूअसली होगा, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस पावर ऑफ ऑलमोस्ट हाई कंटिन्यूअस पावर अप टू 500 किलो वाट, ठीक है। ये हो गया। इस एम्पलीफायर ऑक्सीलेटर में जो आप एक पल्स पावर दे सकते हो, दैट इज द पीक पल्स पावर इज नथिंग बट 700 मेगावाट तक दे सकते हो। फिर जो पावर ट्रांसफर इफिशियंसी होगी, पावर ट्रांसफर इफिशियंसी मतलब जो इनपुट पावर दे रहे हो और आउटपुट पावर में कितना इंक्रीज हुआ, 30 to 60%। फ्रीक्वेंसी रेंज अप टू 10 गीगा, ठीक है। तो ये जो भी पावर इफिशियंसी है या फिर जो फ्रीक्वेंसी रेंज है, 10 गीगाहर्ट्ज तक ही एम्पलीफाई हो सकता है। ये इसके लिए हमारे पास दो डिवाइसेस हैं, जिसमें एक जो पहला डिवाइस है दैट मीन्स लीनियर टाइप ट्यूब्स, और आपका क्रॉस फील्ड स्ट्रक्चर या क्रॉस फील्ड ट्यूब्स। क्रॉस फील्ड स्ट्रक्चर लिख देता हूँ, ठीक है। इसको हम लोग ओ टाइप बोलते हैं। ये आप स्ट्रक्चर देखोगे तो समझ में आएगा। और इसको बोलते हैं एम टाइप। एम टाइप मतलब ये हो गया आपका मॉडिफाइड। एम का मतलब मॉडिफाइड। आप ओ टाइप को क्या करोगे, मॉडिफाई करोगे कुछ अलग तरीके से। ओ मतलब हो गया ओरिजिनल, ठीक है। तो ओ टाइप हो गया, एक तो लीनियर टाइप ट्यूब्स हो गए, और एक तो क्रॉस फील्ड स्ट्रक्चर वाले ट्यूब्स हो गए। तो इसको एम ट्यूब्स कहा जाता है और इसको ओ ट्यूब्स कहा जाता है। ओ ट्यूब्स क्या है, आपके ओरिजिनल टाइप है, और एम एम ट्यूब क्या है, आपकी मॉडिफाइड। तो मॉडिफाइड किसको किया है, ओ ट्यूब को ही मॉडिफाई किया है, तो मॉडिफाइड टाइप, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे, एक तो रेजोनेंट कैविटी, रेजोनेंट कैविटी का यूज करके आप एम्पलीफाई करोगे एज वेल एज दी ऑक्सीलेशन करोगे, ठीक है। और एक होगा आपका स्लो वेव स्ट्रक्चर। तो स्लो वेव स्ट्रक्चर क्यों बोल रहा हूँ ये आपको बताऊंगा बाद में, ठीक है। तो स्लो वेव स्ट्रक्चर हो गया, एक तो रेजोनेंट कैविटी टाइप हो गया, और एक तो स्लो वेव स्ट्रक्चर टाइप एम्पलीफायर हो गया। तो रेजोनेंट कैविटी में आपके दो टाइप्स के हैं, एक तो आपका क्लाइस्ट्रॉन है, ठीक है, और एक तो आपका रिफ्लेक्स क्लाइस्ट्रॉन, रिफ्लेक्स क्लाइस्ट्रॉन। तो जो क्लाइस्ट्रॉन होगा वो यूज फॉर द एम्पलीफायर, और जो रिफ्लेक्स क्लाइस्ट्रॉन है उसका यूज करेंगे हम लोग ऑक्सीलेशन। और जो स्लो वेव स्ट्रक्चर हम लोग जो डिजाइन करेंगे, उसमें हम लोग हेलिकल ट्रेवलिंग वेव ट्यूब देखेंगे, हेलिकल ट्रेवलिंग वेव ट्यूब्स। तो यहां तक क्लियर है सभी को। यस सर। तो अभी तो मैं केवल टॉपिक बता रहा हूँ। तो जो भी हम लोग एम्पलीफायर पढ़ रहे हैं या ऑक्सीलेटर पढ़ रहे हैं, वो दो टाइप का है, एक तो ओ टाइप का है और एक तो एम टाइप का है। ओ टाइप क्या है आपका ओरिजिनल टाइप, और एम टाइप क्या है मॉडिफाइड टाइप। तो ओ टाइप पे दो प्रकार के स्ट्रक्चर हैं, एक तो रेजोनेंट कैविटी
और एक तो स्लो वेव स्ट्रक्चर। तो रेजोनेंट कैविटी में आपका दो माइक्रोवेव डिवाइस है, एक तो क्लाइस्ट्रॉन है और एक तो रिफ्लेक्स क्लाइस्ट्रॉन। तो क्लाइस्ट्रॉन तो हम लोग देखेंगे एज ए एम्पलीफायर और रिफ्लेक्स क्लाइस्ट्रॉन को देखेंगे एज ए ऑक्सीलेटर। और जो स्लो वेव स्ट्रक्चर है, आराम से जो है वेव हमारा एम्पलीफाई होगा। जैसे जैसे हम लोग ट्रेवल करते जाएंगे हमारा वेव ट्रेवल करेगा, तो जिसको हम लोग हेलिकल टाइप कहते हैं। हेलिकल वे में हम लोग वेव को ट्रांसमिट करेंगे। ये देखेंगे कैसे हम लोग हेलिकली ट्रांसमिट कर रहे हैं वेव को। जैसे स्प्रिंग जो होता है हेलिकल होता है, तो जो स्प्रिंग का जो कंडक्टर है समझ लो उसके अंदर कुछ गैप है, उसमें आप ट्रांसमिट करें। तो ये देखेंगे हेलिकल ट्रेवलिंग वेव ट्यूब्स। फिर आपका एम टाइप है जो कि क्रॉस्ड फील्ड स्ट्रक्चर है। तो इसमें ये जो देखेंगे मैग्नेट्रॉन, जो कि आपका माइक्रोवेव ओवन में लगता है मैग्नेट्रॉन। ठीक है, तो मैग्नेट्रॉन ऑक्सीलेटर। तो यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर होगा कि पूरे यूनिट में क्या क्या है। अब बात करते हैं कि एम्पलीफायर कैसे काम करता है। एम्पलीफायर कैसे काम करता है आप लोग सभी जानते हैं कि आप एक तो वीक सिग्नल देते हैं और आपको स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलता है एग्जैक्ट रिप्लिका बाय द एम्पलीफायर। जो भी एग्जैक्ट रिप्लिका मिलेगा, एग्जैक्ट रिप्लिका मतलब मान लो ये दो पॉइंट्स हैं, तो ये वेव्स कुछ मेरा ऐसा है, ठीक है, मतलब जो उसका फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहेगा। एग्जैक्ट रिप्लिका मतलब उसका फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा क्योंकि लैम्डा सेम। तो अगर मैं इसको एम्पलीफाई करता हूं तो मान लीजिए मैं इसको रेड से दिखा रहा हूं, तो ये कुछ इस तरीके से मेरा एम्पलीफाई हुआ। तो आप क्या देख रहे हो, जो मेरा लैम्डा है वो सेम है दोनों ही केस में। एग्जैक्ट रिप्लिका का मतलब होता है लैम्डा जो है वो सेम है। मतलब लैम्डा सेम है तो मेरा फ्रीक्वेंसी भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। जो भी मेरा इनपुट फ्रीक्वेंसी होगा उसको एम्पलीफाई करेगा सिग्नल को, और उस सिग्नल को जो वीक सिग्नल है उसको एम्पलीफाई किया, स्ट्रॉन्ग सिग्नल कन्वर्ट किया विद द सेम फ्रीक्वेंसी। दैट इज कॉल्ड एज द एग्जैक्ट रिप्लिका। ठीक है, अब एम्पलीफाई कैसे होता है, तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि ये जो छोटा स्मॉल सिग्नल है, ये जो स्मॉल सिग्नल है या वीक सिग्नल है, और ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट हुआ, तो इसको स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट होने के लिए कहीं ना कहीं से एनर्जी मिलनी चाहिए। जैसे आपको कुछ बड़ा करना है तो कहीं ना कहीं से मोटिवेशन मिलना चाहिए, तभी आप कुछ करोगे, मेहनत करोगे तब। तो वो जो पावर है वो कौन देता है, वो देता है आपका वीसीसी। ठीक है, वो वीसीसी जो वोल्टेज है या फिर वीसीसी जो पावर दे रहा है उसकी वजह से जो है आपका सिग्नल एम्पलीफाई होता है। ठीक है, तो हम लोग का जो कंसेप्ट ये है, ये एम्पलीफायर है। ठीक है, आप यहां से क्या दे रहे हो, वीक सिग्नल दे रहे हो। मान लीजिए वीक सिग्नल को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ एक वीक सिग्नल है, तो माइक के माध्यम से मैं सिग्नल दे रहा हूँ। और जो लाउड स्पीकर है दैट इज द लोड पार्ट। लोड, लोड क्या है मेरा, लाउड स्पीकर। तो लाउड स्पीकर मेरा लोड है, मतलब लाउड स्पीकर में क्या होगा, एम्पलीफाई करके देगा, आउटपुट क्या देगा, एम्पलीफाई होगा। जो मैं धीरे बोल रहा हूँ माइक के माध्यम से, तो जो स्पीकर से जो निकलेगा वो बहुत ज्यादा वाला निकलेगा। तो जो जिस फ्रीक्वेंसी से मैं जो बोल रहा हूँ उसी फ्रीक्वेंसी के साथ ही स्पीकर में आउटपुट आएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरा आवाज ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी यदि चेंज हो गई तो आवाज ही चेंज हो गई। ठीक है, तो ये चीज हम लोग को क्लियर हो गया। फिर बात करते हैं कि ये एम्पलीफायर है, तो इस एम्पलीफायर को एम्पलीफाई करने का जो पावर कौन देता है, वो बायसिंग। बायसिंग जो हम लोग देते हैं, बायसिंग वोल्टेज, या फिर जो इसको हम लोग प्लस वीसीसी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये जो वीसीसी है जिससे लोड लाइन वगैरह सब ड्रॉ करते थे, उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ। ये जो वीसीसी है वही काम करेगा इनडायरेक्टली किसी भी माइक्रो एम्पियर सिग्नल को एक एम्पियर सिग्नल में कन्वर्ट या मिली एम्पियर में कन्वर्ट। यहाँ तक क्लियर हो सभी को। यस सर। मान लीजिए कोई सिग्नल आई भी है और मेरा आउटपुट आ रहा है आईसी। तो आप सभी जानते हैं कि आईसी इज इक्वल टू बीटा इंटू आई बी। और ये बीटा कहाँ से आया वो सब थ्योरी आप जान चुके हो।
इससे मैं नहीं जाऊंगा। तो आईसी इज नथिंग बट बीटा इंटू आईबी, और बीटा मान लीजिए मैं एक 100 ले लेता हूँ एक वैल्यू, तो 100 टाइम्स आईबी। तो कोई भी माइक्रो एम्पियर का जो करंट है वो किस में कन्वर्ट हो गया, मिली एम्पियर में कन्वर्ट। ठीक है, तो करंट के फॉर्म में आप क्या दे रहे हो, सिग्नल दे रहे हो, तो आपका आउटपुट भी करंट के फॉर्म में आ रहा है। तो जिसको हम लोग करंट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ऑफ द कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर, तो ये हो गया। तो यही जो कंसेप्ट है, हम लोग का जो डिवाइस है वो चेंज हो जाएगा। हम लोग का जो वोल्टेज देने का जो जो हम लोग वोल्टेज जो देते हैं, ये वाला जो वोल्टेज बायसिंग जो वोल्टेज देते हैं, ठीक है, जो कंट्रोल मैकेनिज्म में यूज होता है, मतलब कम बीसीसी दोगे तो कम एम्पलीफिकेशन होगा, ज्यादा बीसीसी दोगे वो भी डिवाइस पे अलग अलग डिवाइस पे अलग अलग होता है, लेकिन बीसीसी पे भी डिपेंड करता है इनडायरेक्टली। ठीक, तो ये क्या कर रहा है, एक तरीके से कंट्रोल कर रहा है कि कितना एम्पलीफिकेशन होगा। ठीक, तो कंट्रोल मैकेनिज्म प्रोवाइड कर रहा है आपका बीसीसी। इनपुट आपने दिया, एम्पलीफायर डिवाइस है, एम्पलीफाई किया और आउटपुट मिल गया एग्जैक्ट। तो यहाँ पे वही चीज हम लोग कर रहे हैं फॉर द केस ऑफ माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव में डिवाइस चेंज हो गया, बायसिंग का तरीका चेंज हो गया, मतलब ये चेंज हो गया, और एम्पलीफायर डिवाइस भी चेंज हो गया। ठीक है, और एम्पलीफिकेशन भी हो रहा है, सेम वही प्रोसेस है। ठीक, तो ये जो डिवाइस है वो आता है आपका री एंटर्ड कैविटी। कैविटी आप लोगों ने देखा होगा, कैविटी देखा है, या फिर ये वाला किया साउंड वेव को इंक्रीज करने का कुछ किया है। जैसे कि हम लोग बचपने में ऐसा करते थे कि मिट्टी, जैसे काली मिट्टी का खेत है, तो उसमें एक लकड़ी ऐसा करके उसको छेद कर दिया और फिर उसको बजाते थे। यहाँ पे आप लोगों ने किया ऐसा, गांव में किया होगा। एक पर्टिकुलर डेप्थ के बाद एक साउंड प्रोड्यूस होता था, किया आप लोगों ने ऐसा? नो सर। नहीं किया है? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पढ़ा है, रेजोनेंस, या फिर वेसल में एक, मेरे को याद भी नहीं आ रहा है, मैक्सिमम मिनिमम वाला क्वेश्चन बनाया होगा कुछ इस तरीके से। ये वेव्स कुछ इस तरीके से होते हैं, फिर ये वेव्स ऐसा टकराया, और ये अगर इस पॉइंट तक मैंने गड्ढा किया है तो मेरे को अलग टाइप का साउंड, मतलब एम्पलीफाइड साउंड मिलता था मेरे को। यहाँ पे अगर मैं इस में अगर मैं क्या बोलना चाहिए, बजाता था, ठीक है, टैप करता था, तो एक अलग एक साउंड क्रिएट होता था। ठीक है, ये मान लीजिए कोई मिट्टी है, कोई इधर मिट्टी है और इधर मिट्टी है, ये बीच में छेद किया हुआ है। जैसे बांसुरी आप देखे होंगे, तो बांसुरी में भी क्या होता है, एक से ये एक तरीके से कैविटी है, और इस कैविटी में कुछ कुछ पॉइंट्स में आपको आउटपुट दिया जा रहा है। यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया विथ सम डिस्टेंस, इसका भी एक डिस्टेंस होता है, कितना लैम्डा है, सेकंड फर्स्ट जो होल है सेकंड होल से कितना दूरी पे है, तो ये लैम्डा पे डिपेंड करेगा। ये तो यहाँ से साउंड निकलता है, प्रोड्यूस होता है। तो यही जो कंसेप्ट हम लोग माइक्रोवेव में करेंगे। माइक्रोवेव में क्या करेंगे, री इंटर्ड कैविटी का यूज करेंगे। तो जो कैविटी है कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, ये कुछ ब्रेक दे दिया, ठीक है, या इसको ऐसा समझो, ये कैविटी हो गया, इस कैविटी को मैं समझा रहा हूँ। ये एक्चुअली में ये इसका फ्रंट व्यू, ठीक है। अगर
इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो मान लीजिए मैं रिंग है, तो एक रिंग है, उस रिंग को ये एक रिंग रखा, फिर एक रिंग रखा, फिर ये रिंग रखा, ये रिंग। अब इस रिंग को पीछे तरफ से भी लेके जा रहा हूँ। एक आप लोगों ने देखा होगा ना कि मेंदू वड़ा या फिर क्या बोलते हैं उसको, अरे जो होल रहता है बीच में, क्या बोलते हैं उसको? अरे एक साउथ इंडियन सर जो वड़ा डिश ही होता है ना। हाँ, सर वड़ा ही कहते हैं, सर वड़ा ही कहते हैं उसको। वड़ा ही कहते हैं। मेंदू वड़ा समझ गया ना, मतलब एक ऐसा होल, मतलब ऐसा समझ लीजिए एक ऐसा बड़ा है जिसमें बीच में होल है। क्या बोलते हैं, मेरे को याद नहीं आ रहा है। मेंदू वड़ा तो मैं वहां का बोल रहा हूँ, भाषा बोल रहा हूँ। यहाँ छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं उसको? ये समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. ठीक है, तो ये उसी तरीके से कैविटी है इसमें, मतलब इसको देख के कुछ अलग मत समझो। ये हो गया, ये बड़ा हो गया, और ये बीच में होल। ये कुछ इस तरीके से रहता है बड़ा, अगर मैं इसको देखूं, ये थोड़ा उभरा हुआ रहता है, और नीचे से भी उभरा रहता है। अगर कहीं अच्छे जगह से खाओगे तो ऐसा दिखेगा, नीचे से भी उभरा रहेगा। ठीक है, और नीचे से उभरा रहेगा कुछ इस तरीके से। तो जब मैं इसको फ्रंट से देखूंगा, मतलब मेरे को होल, ये तो मेरा टॉप व्यू हो गया, टॉप व्यू। लेकिन अगर मैं इसको फ्रंट से देखूंगा तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। एक कैविटी ऐसे ही हो गई जो कि कुछ इस तरीके से है, और एक जो कैविटी है वो इस तरीके से, और दोनों कैविटी के आपस में कनेक्ट, तो दैट इज नोन एज अ री-इंटर्ड कैविटी। क्लियर है यहां तक? Yes, sir. ठीक है, तो ऐसा समझो कि आपका एक, मैं मेंदू वड़ा ही बोल रहा हूँ अभी, तो यही शब्द बोल रहा हूँ कि यहाँ पे एक बड़ा हो गया, ये बड़ा का जो होल है, और ये होल और ये दूसरा जो होल है वो आपस में कनेक्ट कर दिया हूँ, और ये आपका दूसरा मेहंदी वड़ा है। ठीक है, तो अगर इसको आप फ्रंट व्यू से देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, और टॉप व्यू से देखोगे तो एक तो इसका आउटर रेडियस होगा और एक इनर रेडियस होगा, और इनर रेडियस आपस में कनेक्ट होगा। ठीक है, तो ये इस टाइप के जो स्ट्रक्चर को एम्पलीफिकेशन में यूज किया जाता है, और एक तो ये हो गया एम्पलीफिकेशन में यूज किया जाता है फॉर दी माइक्रोवेव सिग्नल। ठीक है, तो आपका जो डिवाइस एम्पलीफायर डिवाइस चेंज हो चुका है, जो कि पहले आप लोगों ने पढ़ा था वैसा नहीं। ठीक, अगर इसी मेंदू वड़ा को मैं हाफ कर दूं, इसी मेंदू वड़ा को मैं हाफ कर दूं, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो ये अलग अलग कैविटी के डिजाइन हैं, तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी में यूज किया जाता है। अब इस पर हम लोग नहीं जा रहे हैं, लेकिन हमारा जो पॉइंट है ये कुछ इस तरीके से। तो ये आपका हो गया रेडियल कैविटी। अच्छा ये बताओ कि वो वेवगाइड पढ़े हो कि नहीं? वेवगाइड पढ़ा है कि नहीं? क्यों सचिन? आवाज आ रही है मेरी प्राचीता? यस सर। वेवगाइड था कि तुम लोग के सिलेबस में? सिलेबस ही याद नहीं है। Sir, था कि नहीं यार सिलेबस में? क्यों? sir, sir, कौन सा टॉपिक? वेवगाइड की बात कर रहा हूँ, वेवगाइड की।
ये सर एग्जाम था तैयारी सर। ये हाँ सर सर। था। ये वेबगाइड था। ये वेबगाइड सर था ना? फर्स्ट था एमटी में। नो सर, वेव एंड प्रोपगेशन था, उसमें पहला यूनिट था सर वेव गाइड। ठीक है, उसमें सिलेंड्रिकल वेवगाइड पढ़ लिया है क्या? सर सिलेंड्रिकल रिकॉल वेवगाइड, करना पड़ेगा सर। नहीं सिलेंड्रिकल वेवगाइड पढ़ लिया है ना? यस यस सर। सर। ठीक, तो मेरे हिसाब से वो सब EM इक्वेशंस वगैरह सब आप लोग लिखने जानते होंगे, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, चलो। तो ये हो गया रेडियल कैविटी, ये हो गया आपका कोएक्सियल, जो कि दिख रहा है कोएक्सियल, सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल शेप में दिख रहा है कैविटी। ठीक है, तो कुछ बटरफ्लाई स्ट्रक्चर का भी कैविटी होता है, जो बटरफ्लाई की तरह दिखता है। अगर उसका फ्रंट व्यू टॉप व्यू देखोगे तो टॉप व्यू कुछ इस तरीके से रहता है उसका। ठीक, तो ये बटरफ्लाई। ठीक है, तो यहां तक तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन क्लास हो गया हम लोग का माइक्रोवेव का। नेक्स्ट क्लास में लोग देखेंगे कैसे एम्प्लीफिकेशन होता है। यहां तक किसी को डाउट है तो पूछ लो।